अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, आप सबकी सपोर्ट की वजह से मैं जिनीवा जा पा रहा हूँ और मज़ीद आपकी सपोर्ट होगी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में विद इन ए मंथ एक कॉन्फ्रेंस करवा लेंगे। पाकिस्तान को एक्सपोज करना ज़रूरी है, ये डिप्लोमेटिक चैनल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जिनीवा में कई मुल्कों की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिनमें हमें बोलने का मौका मिलता है, जिससे मैसेज पास आउट होता है। ये नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस कुछ करेगी, लेकिन पॉलिसीज़ वहाँ पे 200 मुल्कों के सफ़ीर बनाते हैं, गवर्नमेंट्स बनाती हैं, जो कि थोड़ा बहुत असर रखती है हमारी प्रेजेंस। तो आप लोगों ने बहुत शुक्रिया कि आपकी मदद की वजह से मैं जिनीवा जा रहा हूँ। होपफुली आपकी मदद जारी रहेगी तो मैं जिनीवा में ज़्यादा एक्टिवली काम कर सकूँगा। सिचुएशन इज़ एमरजेंसी। वर्ल्ड सिंध कांग्रेस, बलूचिस्तान और पख्तून ये मिल के एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, उसमें मैं भी स्पीकर हूँ। इसके अलावा कई प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें भी मैं हूँ। टेररिज्म इन अफ्रीका एंड एशिया एक बहुत बड़ा एनजीओ है जिनीवा में, जिसके जो सरबराह हैं, जिसके जो लीडर हैं वो एक अफ्रीकन हैं और उनसे भी उनके भी सेमिनार में मैं स्पीकर हूँ और कई एक्टिविटीज़ हैं। मेन कौंसल हॉल में मेरी 2 स्पीचेस हैं। सो आई विल कीप यू अपडेटेड। मंडे को मैं जा रहा हूँ। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के तुर्कमेनिस्तान में जो एम्बेसडर हैं एहसन वगन, छुट्टियों पे गए अमेरिका, हाजिर सर्विस एम्बेसडर हैं। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पे उतरे, उनको डिपोर्ट कर दिया गया। ये है पाकिस्तान की औकात। पाकिस्तान की एक हाजिर सर्विस डिप्लोमेट, जाहिर है वीज़ा भी होगा ना, ऐसे ही तो आपको चढ़ने नहीं दिया जाता प्लेन में। 10 जगह आपका वीज़ा चेक होता है। हमारा फ्रेंच पासपोर्ट 10 जगह चेक होता है। मैं अमेरिका जाता हूँ तो फ्रेंच पासपोर्ट को वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमें एस्टा अमेरिका का होमलैंड डिपार्टमेंट को ईमेल करनी पड़ती है कि मैं अमेरिका आ रहा हूँ, तो वो मुझे ईमेल का जवाब देते हैं और परमिशन देते हैं, तो फिर मैं अमेरिका जा सकता हूँ। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा लेके गए होंगे ना भाई साहब, डिपोर्ट कर दिया गया। ये औकात है, ये हैसियत है। अजीज़ दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ। इमरान खान 2012 में प्राइम मिनिस्टर बनने से 1 साल पहले कनाडा से अमेरिका जा रहे थे, तो उनको न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पे रोक लिया गया और उनको काफ़ी सवालात किए गए। ये और बात है कि इमरान खान ने वापस आके लंबी छोड़ी कि मैंने अमेरिका के जो ड्रोन हमले पाकिस्तान में होते हैं उस पर काफ़ी प्रोटेस्ट किया था और अमेरिका के ख़िलाफ़ बातें की थी, उसके सवाल जवाब के लिए किया था। लेकिन असल मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में पकड़े गए थे, क्योंकि इमरान खान के अपने जेब से और उनके साथ जो थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शाह महमूद कुरैशी थे, उनकी जेब से काफ़ी लंबी रकम डॉलरों में मिली थी, जो कि कनाडा से ये पता नहीं किस से लेके आ रहे थे। तो मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में इमरान खान के साथ हुआ। और ये एक कोई इस पे डिपेंडेंट नहीं है, कई ऐसे हैं। जैसे आज की खबर है कि ओमान ने पाकिस्तानी सिटीजन्स के वीज़ा बैन कर दिए गए हैं। डैलस USA एक पाकिस्तानी नेशनल को नेशनल सिक्योरिटी की वजह से ख़तरा था, तो उसको उठा लिया अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने 25 फरवरी को। सैयद रिजवी नाम है पाकिस्तानी नेशनल का, और इसके लिए ऑर्डर था कि इसको फ़ौरन अमेरिका से डिपोर्ट किया जाए, कि अमेरिका के इंटेलिजेंस सोर्सेज ने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है और इसको फ़ौरन हटाया जाए। भारत के इलीगल माइग्रेंट्स जब डिपोर्ट होते हैं ना, तो वो कोई नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा नहीं, सिंपल सा इलीगल माइग्रेंट। ये लीगल माइग्रेंट था पाकिस्तानी। इसके अलावा कई कहानियां हैं। बार्सिलोना स्पेन में
स्पेनिश काउंटर टेररिज्म पुलिस ने रेड किया मस्जिदों पे और 11 पाकिस्तानी गिरफ्तार किए जो कि प्लानिंग कर रहे थे स्पेन और यूरोप में इस्लाम के ऊपर क्रिटिसाइज करने वालों को टारगेट करने के। ये सारे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खादिम गालवी की पार्टी के लोग थे और ये एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक टेररिस्ट थे। अजीज दोस्तों, पाकिस्तानी जहाँ जाता है ना उसका यही हाल है। अब आते हैं अमेरिका का मामला आपके सामने कुछ रखूं पाकिस्तान के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को रिलीज़ किया है जिसमें अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका ने सोवियत के ख़िलाफ़ एक प्रॉक्सी वार शुरू की थी तो उसके लिए जो मुजाहिदीन को वो किया गया था एक्टिवेट और मुजाहिदीन को बड़ा रेस्पेक्ट दी गई थी और बिलियंस ऑफ डॉलर दिए गए थे। याद रहे कि जब 1977 में ज़ियाउल हक मार्शल लॉ लेके आए थे तो अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद बंद कर दी थी जो कि मदद मिलती थी पाकिस्तान को। और फिर जब 79 में सोवियत इन्वेजन होता है तो जिमी कार्टर ने वो मदद वापस शुरू की थी तो ज़ियाउल हक ने कहा नहीं अब इतने से गुजारा नहीं है, दीज आर पीनट्स। अब हम भाड़े के टट्टू हैं, भाड़े के फौजी हैं, अब हम अफ़गानिस्तान में तुम्हारा जिहाद लड़ेंगे तो पैसा ज़्यादा चाहिए। तो बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए थे और यूएसएड के ज़रिए, ये यूएसएड या जो अमेरिका का वो इदारे होते हैं जो कि प्राइवेटली वहाँ पे चीज़ें करते हैं, उसने जमात इस्लामी को फंडिंग की। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका के जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खाली करवाए हैं, रिलीज़ करवाए हैं, उसमें आया है कि जमात इस्लामी मेन दलाल था अमेरिका का जिसके ज़रिए मुजाहिदीन को हथियार, डॉलर, सब ट्रेनिंग सब दी जाती थी और अमेरिका के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी हमेशा फ्रंट लाइन पे ड्रामे करती रही है। अजीज़ दोस्तों, एक और ड्रामा भी अनफोल्ड हुआ है कि वो जो टेररिस्ट था शरीफुल्लाह, जिसको कहा जा रहा था कि 2021 में काबुल एयरपोर्ट पे अमेरिकन फ़ौजियों को 13 फौजियों को मारा था, जिसने उसकी मास्टरमाइंड था, उसका भी ड्रामा खुल गया है। पहले तो मैं ये बता दूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने यूनियन ऑफ स्टेट के कांग्रेस के जॉइंट सेशन में सिर्फ एक जुमला कहा, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि उसने ये टेररिस्ट पकड़ने में हमें मदद की, तो उस पर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के लोग तो ज़मीन पर लेट गए, खुशी में पागल हो गए। ओह, डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया। उसके जवाब में शहबाज शरीफ ने एक लंबी चौड़ी ट्वीट की कि बहुत शुक्रिया आपका डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपने हमारी परफॉर्मेंस को पसंद किया और पाकिस्तान का रोल ऑन काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स ये वो, और हमने देखें अफ़गान नेशनल को अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पकड़ लिया, ये कर दिया वो कर दिया। अब इनसे कोई पूछे भाई साहब कि आपने आर्मी पब्लिक स्कूल पे 145 बच्चों को और टीचर को मारने वाले टेररिस्ट को तो पकड़ा नहीं। आपने पुलिस लाइन पेशावर में 157 पुलिस वालों को मारने वाले का तो पकड़ा नहीं। स्वात में चौकों और चौराहों पे लोगों को गले काटने वाले तो आपसे पकड़े नहीं गए। बाजोड़ में मदरसे पर हमला करके 64 बच्चों को मारने वाले को आपने आज तक पकड़ा नहीं। 1,50,000 पश्तून अब तक मारे गए हैं पाकिस्तान के इस सो कॉल्ड वार ऑन टेररिज्म, जिसके लिए हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर इस आर्मी के कुत्तों ने बनाए हैं। एक भी आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। अमेरिका का कैसे गिरफ्तार हो जाता है फौरन? तो मैं इस पे कुछ नहीं कहता, ये हमारे अमेरिका के जो हैं रिप्रेजेंटेटिव, इन्होंने अभी फोक्स टीवी पे इंटरव्यू में कहा कि हमने आईएसआई से कहा कि अगर आप ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो ये बंदा हमें पकड़ के दें। और सीआईए का चीफ है, ये सीआईए का चीफ कह रहा है कि हमने पाकिस्तान को लोकेशन बताई कि ये इस इलाके में है, इस जगह है,
तो आप इसको पकड़ के हमें दें। Well, Maria, I can tell you that this terrorist, who goes by the nom de guerre Jafar, is in U.S. custody. I was there at Dulles Airport last night to receive him, along with FBI Director Kash Patel, Attorney General Pam Bondi, and Director of National Intelligence Tulsi Gabbard. So, as you've seen, as the country has seen, the president had a to-do list. We are working at warp speed, and one of the first things that he told me as CIA director was to make this a priority on counterterrorism, to find the people responsible. Remember, the Biden administration had 3.5 years to do this. They didn't find anyone. They didn't hold anyone accountable for those 13 U.S. service members killed at Abbey Gate. My second day on the job, Maria, I spoke with the head of Pakistani intelligence. I shared with him intelligence that we had indicating that Jafar was located in the Afghan-Pakistan border region. I told him if he wanted to work with President Trump and have good relations with our country, that they would make this a high priority. So we worked with Pakistani intelligence. Jafar was apprehended in short order and is in the United States to face justice. It's the Trump effect, Maria. Everywhere I go, everyone I talk to, all of our foreign partners, allies, and even problematic allies want to do more with the United States. It's the Trump effect. And you saw that play out, and you're going to continue to see that play out as President Trump really wants to make sure that our intelligence community and our law enforcement community, instead of being weaponized to go after political opponents, is doing what we're supposed to be doing, which is to work together for American justice, to hold our adversaries accountable to the American people. And he put an exclamation on that, an exclamation point on that last night. It's great to be a part of it. And क्या पाकिस्तान को उसकी लोकेशन नहीं पता थी? ऑफ कोर्स पाकिस्तान को इसलिए पता थी कि पाकिस्तान ही तो इन सबको पनाह देता है। और बड़े हंगामे मचे, मतलब बड़ा इसको पाकिस्तान ने पता नहीं क्या बड़ा तीर मार दिया। उस वक्त ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल था कि जैसे परवेज़ मुशर्रफ ने हज़ारों लोगों को डॉलर के लिए पकड़ पकड़ के अमेरिका के हवाले किया था, हो ना हो ये भी वही शरारत है, ये भी कोई नकली बंदा पकड़ा गया है। और अब न्यूयॉर्क पोस्ट ने ये कहा है कि ये जो बॉम्बिंग का सस्पेक्ट था ये टॉप लेवल प्लानर नहीं था। ठीक है, हम इसको जेल में रखेंगे, लेकिन अभी भी ये टॉप लेवल प्लानर नहीं था, यानी छोटा मोटा एहलकार था। आप खुल के तो ये कह नहीं सकते कि पाकिस्तान ने फिर हमें चूना लगा दिया। तो ये तो इनकी सिचुएशन है। बाकी रहा सवाल इनका अमेरिका के साथ ताल्लुकात का, तो ये पाकिस्तान की एक्स एम्बेसडर टू यूएसए मलिहा लोधी पीपल्स पार्टी की टट्टू हैं। इन्होंने कहा कि ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटीज़ में इस वक्त पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। भारत इस रीजन में अमेरिका की पसंद का पार्टनर है। अजीज़ दोस्तों, अमेरिका ने एक वार्निंग अपने लोगों को इशू की है कि पाकिस्तान बिल्कुल ना जाएं, और ज़रूरत हो तो बहुत इम्पोर्टेंट हो तो जाएं, लेकिन लिमिटेड मोबिलिटी रखें। इसके साथ उन्होंने पाकिस्तान में जितने भी अमेरिकन हैं उनसे कहा है कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट ना करें, ना किसी प्रोटेस्ट में शामिल हों, और सोशल मीडिया पे फौज और गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म की वजह से कई यूएसए सिटीजन्स वाले शहरी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। जैसे आपको पता है, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जंजुआ की बेटी उज़मा, वो भी अमेरिकन नेशनल थी। तो ये वो अमेरिकन नेशनल हैं जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, तो उनके बारे में कि कई गिरफ्तार हो चुके हैं। तो आप सोशल मीडिया पे भी क्रिटिसाइज ना करें। हमारा अमेरिकन एम्बेसी आपको, अगर आप गिरफ्तार होते हैं तो आपको बहुत लिमिटेड मदद कर सकता है, हम ज़्यादा आगे बढ़ के काम नहीं कर सकते। अजीज़ दोस्तों, एक और चीज़ आपके सामने रखूँगा कि ये जो यूएस कांग्रेस के मेंबर हैं, इन्होंने कहा है कि यूएस एड ने पिछले 20 साल में पाकिस्तान के एजुकेशन प्रोग्रामों पे $340 मिलियन खर्च किए।
इन प्रोग्रामों में से $136 मिलियन 120 स्कूल बनाने के लिए मख्तस किए गए थे, लेकिन एक भी स्कूल नहीं बना। ये पाकिस्तानी कौम कैसा कैसा चूना लगाती है। और ये नहीं है कि अमेरिका को नहीं पता। जब आप $840 मिलियन देते हैं तो कोई तो USAID का जो कोई तो ऑफिसर होगा जो विजिट करने जाएगा। बगैर विजिट के आप कैसे दे सकते हैं? लेकिन इस पे मैं पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ। मुझे याद आया कि मैं 90s में जिनीवा में था, तो वहाँ पे पता चला कि सिंध में 550 या 500 कुछ नंबर थे स्कूल यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी फंडिंग करती थी। उसमें स्टाफ की सैलरी भी जाती थी और बच्चों की किताबें, यूनिफॉर्म वगैरह के पैसे भी जाते थे, हर साल जाते थे, और स्कूल बनाने पे भी पैसे लगाए थे। तो एक जर्नलिस्ट विजिट करने गई, यूरोपियन जर्नलिस्ट या अमेरिकन जर्नलिस्ट विजिट करने गई, तो उन स्कूलों को, तो इसको एक भी स्कूल नहीं मिला। और जो एड्रेसेस थे वहाँ पे बाकायदा स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई थी, लेकिन वो बिल्डिंग में या तो घोड़ों के स्तबल थे, जो उस इलाके का जागीरदार होता था उसके घोड़ों के और गाय भैंसों के स्तबल थे, या फिर ओताक थी। जागीरदारों की एक ओताक होती है, मेहमान खाना, गेस्ट हाउस, उसमें मेहमान भी ठहराए जाते हैं और एक बड़ा सा हॉल जैसा। गांव के माहौल में तो ओपन एयर होता है, मंजियां डाल के, तो वहाँ पे ओताकें थी। उस जर्नलिस्ट ने पता किया तो पता चला कि जो स्टाफ है ना, टीचर्स, वो उन इस्तबल जो थे उसमें घोड़ों की मालिश और जानवरों के ख्याल के लिए रखे गए थे, या फिर ओताक में वो नौकर थे, बख्शू थे, छोटे छोटे नौकर जो होते हैं। और इनकी सैलरी जो आती थी ना यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी से, वो जागीरदार खा जाता था। और इनको पीनट्स, ये तो गुलाम होते हैं ना। आपको पता है कि सिंध में सिंधी 2 हैं, एक है जागीरदार और वडेरे और एलिट, दूसरा गुलाम है। आपको मिडिल क्लास सिंध में नहीं मिलेगी, सिंधियों में। तो ये चूना भी पाकिस्तान ने अमेरिका को लगाया हुआ है। ब्रूस रेडली CIA के एक्स डायरेक्टर कहते हैं कि हमें पता है कि हम पाकिस्तान आर्मी को या पाकिस्तान के सिविलियंस को जो मदद देते हैं वो कहाँ जाती है, लेकिन ये एक रिश्वत है। हम अपने पर्पसेस सर्व करने के लिए पाकिस्तान को ये रिश्वत देते हैं। और अजीज दोस्तों, एंड पे मैं आपके सामने हमारे प्रिय मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत श्री जयशंकर जी की ये बात रखूंगा कि ये अभी रिसेंटली आए थे यूके, तो चैटहम हाउस में इन्होंने मीट द प्रेस का प्रोग्राम रखा। तो उसमें एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने इनको शर्मिंदा करने की कोशिश की और उसने कहा कि भारत ने कब्जा किया हुआ है कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के मसले का क्या सॉल्यूशन है, लंबा चौड़ा सवाल किया। और जयशंकर जी ने कहा कि बिल्कुल कश्मीर के मसले का सॉल्यूशन ये है कि हमने कश्मीर में इलेक्शन करवाए, हमने कश्मीर में डेमोक्रेसी कायम की, हम कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमने कश्मीर में बहुत कुछ किया है। और अब एक ही काम रह गया है कि जो हमारा कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, वो जैसे ही कब्जा ख़त्म होगा तो फिर कश्मीर का मसला ख़त्म, फिर कश्मीर मसला प्रॉब्लम इज सॉल्व, और फिर उसमें हम सारा डेवलपमेंट करेंगे। बड़ी खूबसूरत बात की। ये 1.5 मिनट की आपके सामने जयशंकर जी की वीडियो रख रहा हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों, आपकी सपोर्ट की बहुत सहायता है। काइंडली कीप सपोर्टिंग। Take a gentleman here on the aisle. Yep. My name is Nisar. I am an author and a journalist. Let me make you a little nervous, Your Excellency. Thank you very much for your dissertation. Yeah. Kashmiris are up in arms because India is occupying Kashmir illegally. That's the reason why they are protesting. Now, given Mr. Trump's zeal for striking peace
and peace deal, can Narendra Modi use his friendship with Donald Trump to solve out the problem of Kashmir? There are 1 million soldiers stationed in Kashmir to control 7 million Kashmiris. So what are you going to do about the Kashmir problem? You Okay, haven't can we- spoken can we- about Can we it. just capture Thank the you. question there? Thank you. And there was a similar one from Nick. Oh, okay. Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved.